Hi everyone, welcome back to our channel. In number system series, this is second video, and as I told you in the last video, I am going to create around 10 videos where I am going to cover all PYQs of number system in this series. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए सीसैट पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. So let us start with the first question. The number of times the digit 5 will appear while writing the integers from 1 to 1000 is. तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए. तो आप एक इसमें कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू काउंट द डिजिट्स, कि इसमें यूनिट में कितने आते हैं, टेंस के प्लेस में कितने आते हैं, हंड्रेड्स के प्लेस में कितने आते हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो लेट अस से कि यहाँ पे 1 to 99, फिर 100 to 199, फिर 200 to 299. और बिकॉज यहाँ पे 5 का नंबर पूछा है, मैं यहाँ पे एक 500 to 599 लेता हूँ. ठीक है. और ऐसा करते करते 900 to 999. ठीक है. क्योंकि हमारा लास्ट नंबर 1000 है और इसमें 5 किधर भी नहीं आता है, तो आई एम टेकिंग इट अंटिल 999. तो यहाँ पे इन 1 to 99 यूनिट में कितनी जगह आएगा, तो 5, 15, 25, राइट. ऐसा करते करते 95. So these are 10 numbers, and in this you will have 50, 51, 52, right, until 59. So these are 10 numbers. So in all these numbers 5 appears once. तो ये unit place में in this range there are 10 5s, in tens place there are 10 5s, right. और यहाँ पे कुछ नहीं है. in 100 to 299 बस वही है सिंपल. यहाँ पे 105 से लेके 195 तक आएगा, और यहाँ पे 150 से लेके 159 तक आएगा. तो यहाँ पे 10 10 है, राइट. सिमिलरली यहाँ पे आपको ये 10 10 मिलेगा. ठीक है. और यहाँ पे भी आपको 10 10 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 100 के प्लेस में भी है. तो 100 के प्लेस में 5 to 599, तो आपको 100 मिलेगा, राइट. और यहाँ पे कुछ नहीं है. ठीक है. और इन द लास्ट ऑब्वियसली यहाँ पे 10 10 मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा. तो दिस इज व्हाट इट इज. तो कितने हो गए, हाउ मेनी रेंजेस डू वी हैव, 1 to 199. ये एक फर्स्ट रेंज होगा, ये सेकंड रेंज, थर्ड रेंज, फोर्थ रेंज, फिफ्थ रेंज, एंड दिस इज गोइंग टू बी द 10th रेंज, राइट. तो 10 के रेंज में हर एक रेंज में हमको 20 20 मिला है. तो इन 10 रेंजेस वी गॉट 20, सो दिस आर 200. और ये एक एक्स्ट्रा 100 हमें मिला है, सो दिस इज 100. So in total we got 300 as the number of places where, or number of times where 5 appears. Okay, so that's your answer, option number C. आपको एक रेंज में सब कुछ नहीं देखना है. ओके, आप पूरा यूनिट में कितना आएगा, टेंस में कितना आएगा, हंड्रेड्स में कितना आएगा, दैट इज़ अ बेटर अप्रोच. इसमें कन्फ्यूजन या इनएक्यूरेट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है. ओके, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये. The answer is C, 300. Let us go to the next one. In a conference, out of total 100 participants, 70 are Indians. If 60 of the total participants are vegetarian, then which of the following statement is are correct? At least 30 Indian participants are vegetarian. At least 10 Indian participants are non-vegetarian. तो चलो देखते हैं. तो there are 100 participants. okay, तो ये 100 लोग हैं, उसमें से 70 इंडियंस है. ठीक है. तो ये 70 लेटर्स है कि इंडियंस है, तो ये बचे हुए 30 है, राइट. और इस सब पॉपुलेशन में देर आर 60 वेजिटेरियन पीपल. तो ये 60 कहाँ कहाँ फिट हो सकते हैं. फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट कि एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन. तो कम से कम 30 पार्टिसिपेंट्स को वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा. तो क्योंकि ये कम से कम है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो नॉन इंडियंस है वो सबको वेजिटेरियन बनाएंगे. तो ये 30 है, तो ये 30 हो गए, तो बचे हुए 30 तो इंडियंस होने ही पड़ेंगे, राइट. और अगर आपने इधर से 60 ले लिया तो ये सारे 60 इंडियंस हो जाएंगे वेजिटेरियन वाले. तो कम से कम 30 लोगों को वेजिटेरियन तो होना ही पड़ेगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन. क्योंकि हमें कम से कम इंडियन
पार्टिसिपेंट्स को नॉन वेजिटेरियन बनाना है तो हम उसमें से सारे जितने भी वेजिटेरियन हैं सबको इंडियन कंसिडर करेंगे, मतलब ये सिनारियो आ गया। तो अगर आप ये 60 वेजिटेरियन बनाएंगे इस साइड से तो यहाँ तक सारे वेजिटेरियन आ जाएंगे ये 60, और 10 इंडियंस बच जाएंगे जिनको नॉन वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा, राइट। और ये 30 तो है ही, तो कम से कम 10 को तो नॉन वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा। सो इवन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये सिंपल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, देर इज नथिंग डिफिकल्ट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। इन अ स्कूल 60% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल। तो एक स्कूल है जिसमें 60% क्रिकेट खेल रहे हैं और जो स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेल रहा है वो फुटबॉल खेल रहा है, मतलब बचे हुए 40 फुटबॉल खेल रहे हैं। एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हीलर, so all of these people have got two-wheeler. Which of the following conclusions cannot be drawn from the above data? तो इसमें से कौन सा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते? ओके, तो 60% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ टू व्हीलर्स। क्या ये निकाल सकते हैं हम कंक्लूजन? 60% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर्स। तो हमको पता है कि ये 40% के पास टू व्हीलर है, लेकिन इनके बारे में, क्रिकेट खेलने वालों के बारे में और टू व्हीलर्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उनके पास टू व्हीलर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ इट कैन नॉट बी सेड वेदर दिस स्टेटमेंट कैन बी मेड और नॉट, तो दिस कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, राइट। नो क्रिकेटर हैज़ टू व्हीलर, पता नहीं है। फुटबॉल के पास टू व्हीलर है लेकिन क्रिकेटर्स के पास है या नहीं है हमें पता नहीं है, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में दी नहीं गई है, तो आई कैन नॉट ड्रॉ दिस कंक्लूजन ऑल्सो। वाई आई एम टिकिंग इट लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे बोला है कैन नॉट बी ड्रॉन। ओके, तो फर्स्ट कैन नॉट बी ड्रॉन, सेकंड कैन नॉट बी ड्रॉन, थर्ड देखते हैं। क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, पता नहीं है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हियर इट सेज दैट अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल। तो जो क्रिकेट नहीं खेलता है वो फुटबॉल खेलता है, लेकिन जो क्रिकेट खेलता है वो फुटबॉल खेलता है क्या नहीं खेलता है हमें नहीं पता, राइट। देयर माइट बी सम क्रिकेटर्स हु आर प्लेइंग फुटबॉल। The people who do not play cricket play football, that is fine. But if someone is playing cricket, whether he plays football or not, we do not have any information given in this paragraph. So even this cannot be drawn. So none of this conclusion can be firmly drawn from the given data. That's why my answer is 1, 2 and 3. Okay? ये थोड़ा ट्रिकी है, फर्स्ट दो तो इजी है, यहाँ पे गलती होने की संभावना है। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई कैनॉट ड्रॉ दिस कंक्लूजन। वाई? बिकॉज इट सेज अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल। ओके, दैट मीन्स he plays only football, he doesn't play cricket. But someone who plays cricket, they play football or not, we can't conclude like that because there is nothing mentioned about it. So even this conclusion I cannot draw. Okay, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इस तरह से आपको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। सो आंसर इज डी, 1, 2 and 3, नन ऑफ द कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x is greater than or equal to 25 and y is less than or equal to 40, then which of the following is always correct? Okay, important word is always. So basically x is greater than or equal to 25, तो ये 25 है और जो x है दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ 25, तो ये इधर कितना भी हो सकता है। y इज लेस देन और इक्वल टू 40, तो ये यहाँ पे 40 है और ये y है, तो ये y इसके पीछे कितना भी हो सकता है, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट? x इज ग्रेटर देन y, नॉट पॉसिबल। x तो मतलब x कैन बी 25 एंड y कैन बी 30, राइट। y तो 40 से कम है, x 25 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो x इज ग्रेटर देन y, नॉट ऑलवेज करेक्ट। समटाइम्स ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि x का वैल्यू यहाँ से आगे, सो x कैन बी 50 ऑल्सो, राइट, एंड y कैन बी 40, सो इट कैन बी राइट बट नॉट ऑलवेज राइट। ओके, द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, नॉट नेसेसरी। y माइनस एक्स, यहाँ पे देखो ये 5 है, राइट, y माइनस एक्स इज 5, so this cannot be always correct. Y minus x is less than or equal to 15. So see, y minus x. So x is always going to be
moving in this direction and y is always going to be moving in this direction. So their original positions are 25 and 40 where there is a difference of 15, राइट. अगर मैं y का वैल्यू घटाता हूँ तो ये जो डिफरेंस है वो हमेशा 15 से कम ही रहेगा. इफ आई कीप x कांस्टेंट at 25, right? On this line, if I keep x constant and this is y, if I reduce y, तो इसका जो डिफरेंस है y माइनस एक्स दैट विल बी लेस देन 15, क्योंकि इसका ओरिजिनल डिफरेंस 15 का है तो डिफरेंस कम होते चला जाएगा. When they meet and y continues further, that will become negative, which is also less than 15, है ना. So for example, y can become 10 and x may remain 25. So y minus x is minus 15, right, which is still less than 15. Similarly, if x you keep y constant and continue to increase x, so x का value 25 है. Yeah, I'll draw another line. So this is x, this is 25, this is y, this is 40. If I continue to increase x, the difference is going to be becoming smaller than 15, okay, because original difference is 15. Now when x increases and goes beyond y, so it becomes say 50, x becomes 50, y minus x becomes minus 10, which is still smaller than 15. So under no circumstances the difference between x and y can be greater than 15. It will be either equal to or less than 15. So the third statement is correct. I hope you have understood it. And the fourth statement, x plus y is greater than or equal to 65. It can be greater than 65. So for example, 25 and 40 is 65. X can become 35. So x plus y in that scenario becomes 75, right? So it can be greater than 65. But can it be always greater than 65? Not really. Why? Because take these two values. X is 25. I mean these two values, right? इसका टोटल कितना आता है 55 आता है. So it is not required that it is always greater than 65. So this statement is not correct. Only C statement is correct and that's your answer. कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा मैक्सिमम 15 या उससे कम ही होना चाहिए. तो आप ऐसा इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the numerator and denominator of a proper fraction are increased by same positive quantity which is greater than 0, then resulting fraction is. So as you know कि it is always a good idea to just take some examples and see what happens. तो मैंने original fraction 1/2 लिया, दोनों में 1 1 ऐड किया तो ये बन गया 2/3, दोनों में 2 2 ऐड किया तो ये बन गया 3/4, right? And this fraction is greater than 1/2, this fraction is greater than 1/2. Similarly, अगर मैंने 1/2 में 98 ऐड किया और इसमें भी 98 ऐड किया तो this became 99/100 which is greater than 1/2, right? So the resulting fraction will always be greater than original fraction. आप कोई भी दूसरा एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर सकते हो and you will always find that if you add a same number in numerator and denominator, a same positive number, then the resulting fraction will be always greater than the original fraction. So your answer is option number B. Okay, let us go to the next one. Consider two statements S1 and S2 followed by a question. P and Q both are prime numbers. P plus Q is an odd integer. Is PQ an odd integer? Which of the following is correct? S1 is sufficient, S2 is sufficient, both taken together are sufficient or not sufficient. तो हमको sufficiency check करना है. So see what happens. There is a P and there is a Q and you are interested in answering if this number is odd or not. Right? Now both P and Q are prime numbers. So if you take any prime numbers, right, their multiplication is going to be odd number, right? If both are odd numbers and most of the prime numbers are odd numbers, so their multiplication is going to be odd number. But there is an exception to this,
because 2 is also a prime number, right? So 2 and any other prime number, right? If you take the resulting number PQ is even number, क्योंकि वन ऑफ द नंबर इज 2, तो आप इधर कुछ भी ले लो, इसको तो इवन ही आना है, राइट? तो बेस्ड ऑन फर्स्ट स्टेटमेंट यू कैन नॉट आंसर, क्योंकि वो कह रहा है कि P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स एंड यू डोंट नो वेदर P एंड Q इसमें से एक नंबर 2 है या नहीं है, ये इसमें आपको पता नहीं है. So this statement alone is not sufficient to answer the question. Let us take the next one. P plus Q is an odd integer. So similarly, P plus Q अगर दोनों ये प्राइम नंबर है तो इनका जो टोटल है वो इवन आएगा, राइट? ऑड प्लस ऑड इज इवन एंड यू नो दैट अपार्ट फ्रॉम 2 all other prime numbers are odd numbers. So if you take any two prime numbers and exclude 2, their total will always be even, right? So it says P plus Q is an odd integer. That means that one of this number is 2. From the second statement I can say that one of this number is 2 because P plus Q is odd. So one number has to be 2, so that if I take any other prime number here, right, the total will be an odd number. Okay, so for this statement to be true, I know that one of P or Q is equal to 2. And if this is true, then PQ is going to be even number. That means I can answer the question, is PQ an odd integer? No. So I can answer the question based on only statement number 2, because statement number 2 says P plus Q is an odd integer. That means one of that is 2, and if one of that is 2, PQ is going to be even. So I can answer, is PQ an odd integer? No, it will be an even integer. So statement S2 alone is sufficient for me to answer this question. So your answer to this CSAT question is option number B. कि आप सिर्फ S2 के बेस पे ये आंसर कर सकते हो कि PQ ऑड इंटीजर है या नहीं है, राइट? लेकिन आप सिर्फ S1 के बेस पे नहीं कर सकते हो, लेकिन आप S2 के अकेले के बेस पे आप ये स्टेटमेंट बना सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है? उसके लिए आपको S1 की ज़रूरत नहीं है. I hope you have understood this. The answer to this question is B. Let us go to the next one. Number 136 is added to 5B7. लिखना चालू कर देता हूँ. And sum obtained is 7A3. Okay. Where A and B are integers, it is given that 7A3 is exactly divisible by 3. The only possible value of B is, देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? तो अगर ये 6 7 है तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे कैरी आ जाएगा. दैट मीन्स ये 3 + 1 4 हो गया. 4 में अगर आप B को ऐड करोगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में A आएगा और यहाँ पे एक कैरी आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 7 है. That means you need one carry here. Another thing that is given is 7A3 is exactly divisible by 3. For 7A3 to be divisible by 3, A का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है कि ये 3 का जो सम है 7 + A + 3, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 3, राइट? 7 + 3 आ गया 10. तो 10 के बाद मुझे A के लिए 2 ले सकता हूँ सो दैट इट बिकम्स 12, या फिर इसके लिए मैं 5 ले सकता हूँ सो दैट इट बिकम्स 15, और 8 ले सकता हूँ दिस सो दैट इट बिकम्स 18, राइट? तो A का पॉसिबल वैल्यूज आर ओनली 2 5 और 8. So this can be 2 or this can be 5 or this can be 8. Now see what happens. 6 + 7 is 13. यहाँ पे कैरी आ गया तो यहाँ पे बन गया 3 + 1 4, राइट? अगर A को 2 होना है तो B को 8 होना पड़ेगा, बिकॉज 8 + 4 is 12. फिर 12 का कैरी इधर चला गया, फिर ये मैच हो गया, राइट? सो इफ A is equal to 2 then B is equal to 8, right? What happens if A is equal to 5? If A is equal to 5 तो यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे B में 11 आना पड़ेगा, लेकिन B इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर तो 11 तो हो नहीं सकता, तो A कैनॉट बी 5. सिमिलरली इफ A इज इक्वल टू 8, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, ये 4 हो गया तो यहाँ पे 14 आना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 18 हो जाएगा और A 8 बन जाएगा. तो इवन दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर A इज 2
only possible value for B is 8. Okay, that's your answer, option number D, क्योंकि आपको पूछा है only possible value of B. Okay, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लॉजिकली आप सोच के देखोगे आसानी से मिल जाएगा. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. Let XYZ be a 3-digit number where X plus Y plus Z is not a multiple of 3. Okay. Then XYZ plus YZX plus ZXY is not divisible by. तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. राइट, सो दिस इज इक्वल टू 100x प्लस 10y प्लस z. फिर YZX में लिखता हूँ, so this is YZX is equal to 100y plus 10z plus x, and ZXY is equal to 100z plus 10x plus y. फिर हमको पूछा है XYZ प्लस YZX प्लस ZXY, मतलब ये तीन का टोटल चाहिए. तो ये तीन का टोटल क्या आएगा 100x प्लस 100y प्लस 100z. मैं 100 कॉमन निकालता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस इसमें 10 कॉमन निकालता हूँ, 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस. अब ये जो नंबर है ये सब में से मैं x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकालता हूँ. राइट, दिस इज 100 प्लस 10 प्लस 1. It means this number is 111 multiplied by x plus y plus z. Now the question is कि is not divisible by, इसमें से कौन से नंबर से ये नंबर डिविजिबल नहीं है. ये जो हमने नंबर बनाया है ये इसमें से किससे डिविजिबल नहीं है. आपको चीट करने के लिए उन्होंने बोला है कि इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. तो आप बोलोगे कि हाँ ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ये तो बताया गया है, तो मैं इसमें 3 लिख दूंगा और आप गलत हो जाओगे. क्योंकि if you see this number is divisible by 3. So x plus y plus z is not divisible. See, this number is basically this number, right? आप ये अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 111 तो 3 से डिविजिबल है. एक्स वाई जेड नहीं है, x plus y plus z is not divisible, that is fine. But 111 is divisible by 3. That means this whole number is divisible by 3. तो ये तो आपका आंसर नहीं है. इज 111 डिविजिबल बाय 9? नहीं, डिविजिबल नहीं है. राइट, क्योंकि ये 9 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 21 बच जाएगा, तो 3 रिमाइंडर 12 से मल्टीप्लाई करके 3 रिमाइंडर बच जाएगा. राइट, so this is not divisible by 9. Right, 37, 111 is divisible by 37 also. Right, तो ये नंबर 37 से भी डिविजिबल है. x प्लस वाई प्लस जेड, या x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा. तो दिस डिविजिबल बाय x प्लस वाई प्लस जेड, इससे भी डिविजिबल है. तो डिविजिबल सिर्फ 9 से नहीं है. ओके, 3 से है, 37 से है, x प्लस वाई प्लस जेड से है, 9 से नहीं है. एंड दैट्स वाई योर आंसर इज b इज इक्वल टू 9. इजी क्वेश्चन है, देखने के बाद बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर का कंसेप्ट यूज करके अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. कंसिडर ऑल 3-digit numbers without repetition of digits obtained using 3 non-zero digits which are multiples of 3. तो नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन है? 3 है, 6 है और 9 है. ये 3 ही है. राइट, और वो कह रहा है कि कंसीडर ऑल 3-digit नंबर्स फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स, लेट एस बी देयर सम. तो उसको सम करके उसका सम एस आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9. तो ये तो सिंपल बन गया क्योंकि हमें ये डिजिट्स पता है. तो आई एम गोइंग टू राइट 369, 396, 639, 693, 936, 96. राइट, तो इसके हर एक वर्टिकल लाइन में मुझे 2 9 मिलते हैं, 2 6 मिलते हैं और 2 3 मिलते हैं. तो 9 2 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6. तो आई गेट 36 हीयर. मतलब एक कॉलम का जो टोटल है वो 36 है.
यहाँ पे 3 आया, नीचे 36 प्लस 3 39, यहाँ पे ऊपर 3 आया, 36 प्लस 3 30, इनका टोटल आ गया 3996। क्या 3996 9 से डिविजिबल है? क्योंकि यहाँ पे बोला है 9, तो 9 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 9 9 और 6 प्लस 3 9 है, तो 9 से डिविजिबल है, ये सही है, राइट। एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। इज 3996 डिविजिबल बाय 74? 74 इज बेसिकली 37 इंटू 2, तो 2 से तो डिविजिबल है मुझे पता है, तो देखते हैं 37 से डिविजिबल है क्या। तो 37 वन ज़ा 37, 2 आ गया, फिर यहाँ पे तो नहीं है, सो 296 बच गया मेरे पास। 296 डिवाइडेड बाय 37 इज 7 ज़ा 56, 5 8 29, राइट। सो 8 है, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 37। ओके, तो 37 से नंबर पूरा डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स this number is always divisible by 74 also and 9 also, so your answer is both 1 and 2, option number C। बहुत ही easy question है, there is nothing in it। Let us go to the next one। Let A, B and C represent distinct non-zero digits। Suppose X is the sum of all possible 3-digit numbers found by A, B and C without repetition। Consider following statements। The 4-digit least value of X is 1332। द 3-digit ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 888। तो देखो हमें यहाँ पे 4-digit लीस्ट वैल्यू पूछा है, राइट, एंड ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। तो हम सबसे छोटे वाले डिजिट से ही शुरू करते हैं, तो हम 1 2 3 लेते हैं डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। एक्स इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3-digit नंबर्स फॉर्म्ड बाय ए बी एंड सी। तो 1 2 3 1 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 एंड 3 2 1, राइट। यहाँ पे तभी हमने जैसे किया, मुझे 3 2 बार मिलता है, 2 2 बार मिलता है और 1 भी 2 बार मिलता है, तो टोटल आ गया 12। ये 12, यहाँ पे 1 12 प्लस 1 13, यहाँ पे 1 12 प्लस 1 13, राइट। तो अगर मैंने स्मॉलेस्ट डिजिट्स भी लिया विच आर 1 2 एंड 3, राइट, आई गेट देयर सम एज 1332, और ये मेरा एक ऑप्शन है, द 4-digit लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 1332। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि मुझे लिस्ट वैल्यू के लिए मुझे लिस्ट डिजिट लेना पड़ेगा, और वो लेने के बाद जो मुझे सम मिलता है दैट इज 1332। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द 3-digit ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 888। मुझे 3-digit वैल्यू इससे मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन द स्मॉलेस्ट डिजिट्स विच इज 1 2 एंड 3, नॉन जीरो डिजिट सही है, राइट। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट लेने से भी मेरा कम से कम टोटल 4-digit में ही जा रहा है, तो 3-digit ग्रेटेस्ट वैल्यू का सवाल ही नहीं उठता। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, योर आंसर इज 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट दिस। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज डन फॉर दिस वीडियो। I think we solved around 10 questions. I will quickly bring third video in next couple of days। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम ये मैंने आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।